नमस्कार, मैं हूं शेफाली शर्मा और स्वागत करती हूं आपका हमारे इस हेल्थ बेस्ड प्रोग्राम में जिसका नाम है हेल्थ मैक्स। हेल्थ मैक्स डॉक्टर राघव ग्रुप का क्लिनिक है और इस क्लिनिक के सहयोग से हमारा उद्देश्य आप सब तक हेल्थ मैक्स की सुविधाओं को पहुंचाना है। हेल्थ मैक्स करीब 30 वर्षों से देश विदेश में अपने लाभ पहुंचा रहा है अपनी रिसर्च के द्वारा। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हेल्थ मैक्स के डॉक्टर हिमांशु सिंह, जो हमें आज बता रहे हैं डायबिटीज के बारे में। सबसे पहले डॉक्टर हिमांशु, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। डॉक्टर, मैं आपसे आज पूछना चाहती हूँ डायबिटीज के बारे में। आजकल बहुत देखा जा रहा है कि हर किसी को डायबिटीज है। डॉक्टर, क्या है ये डायबिटीज, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। डायबिटीज़ जनरल जो है वो एक बीमारी है जिसमें कि पैनक्रियाज एक हमारी बॉडी में ऑर्गन है जो कि दोनों तरह से काम करती है। ग्लैंड भी है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, दोनों तरह की ग्लैंड है बेसिकली। तो उसमें एक पदार्थ होता है जिसका नाम है बीटा सेल्स। वो बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करते हैं जो कि हमारे बॉडी के शुगर को, स्टार्च को और फूड मटेरियल्स को, इनको सबको कन्वर्ट करते हैं आपकी एनर्जी के लिए, ताकि बॉडी को फ्यूल मिल सके, ताकत मिल सके काम करने की। जब इस इंसुलिन का निकलना बिल्कुल बंद हो जाता है या फिर कम हो जाता है या फिर प्रॉपरली निकल नहीं पाता और रेगुलेट नहीं हो पाता बॉडी में, तो पेशेंट को कहा जाता है कि इस पेशेंट को डायबिटीज हो गई है। जी डॉक्टर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, डायबिटीज क्या जेनेटिक प्रॉब्लम है? हाँ बिल्कुल, डायबिटीज़ जेनेटिकली भी कई लोगों में देखी गई है कि हाँ जीन्स में प्रेजेंट है। अगर किसी की, तो जैसे किसी के फादर को है, मदर को है, तो बच्चों को भी हो जाती है। मगर ये एक जनरल पैमाना नहीं है कि हाँ भाई इस पेशेंट को डायबिटीज़ होगी ही होगी। जो कि अगर मान लीजिए मदर फादर को है, हाँ आप प्रोन टू दैट प्रॉब्लम है कि आप को हो सकती है। मगर अगर आप मान लीजिए एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर वॉक करते हैं या फिर जिमिंग करते हैं, जिस तरह से भी आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, तो अगर आप फिट रहते हैं, सही समय पे खाना या टाइम पे खाना खाते भी हैं, तो मेरे हिसाब से अगर उस तरह से अगर आप दिनचर्या अपनी चलाते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि आप, अगर आपके मदर फादर को या किसी के मदर फादर को भी है, तो उसको होगी डायबिटीज। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये इनके प्रकार भी होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ डायबिटीज? बिल्कुल, डायबिटीज़ के मुख्यतः तो दो ही टाइप्स रहते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 उन लोगों में होता है जो यंग एज में, जैसे मान लीजिए 1 साल, 2 साल, 3 साल में भी बच्चों को आजकल होने लग गई है डायबिटीज़। तो वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, अपने आप होने वाली बीमारी। तो उस टाइप 1 के अंदर क्या होता है, बीटा सेल्स आर कम्प्लीटली डैमेज हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कह लीजिए। तो वो निष्क्रिय होने की वजह से इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता शरीर में। और जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो क्या करना पड़ेगा, आपको आर्टिफिशियली इंसुलिन इंसर्ट करना पड़ेगा बॉडी के अंदर। तो लोगों को फिर इंसुलिन लेना पड़ता है उनको, और वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है क्योंकि अपने आप होने वाली बीमारी, उसका कोई कारण नहीं पता है। ये तो खैर कारण आपको टाइप 2 जो दूसरी टाइप की डायबिटीज़ होती है, जिसके अंदर की पेशेंट मेडिसिन डिपेंडेंट होता है। दो तरह की डायबिटीज़ हुई, एक टाइप 1 है जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स होते हैं, और एक टाइप 2 होती है जो कि एज रिलेटेड भी कई लोगों को होती है, या फिर कोई लोगों को जल्दी एज में तो हो गई, जैसे 20 साल 30 साल, जनरली 30 के अबव ही होती है टाइप 2 की केसेस। तो 30 के अबव के जितने भी केसेस होते हैं टाइप 2 की कैटेगरी में इनिशियली फॉल करते हैं, अगर वो मेडिसिन से कंट्रोल हो रहे हैं या फिर मेडिसिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस के पेशेंट हैं। कई और भी टाइप्स हैं डायबिटीज़ के बेसिकली। अगर हम बात करें तो जेस्टेशन डायबिटीज़, कई औरतों को प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाती है, और 5 to 10% पॉपुलेशन इस तरह की भी है कि आफ्टर द प्रेगनेंसी भी वो कैरी फॉरवर्ड रहती है डायबिटीज़। उन औरतों को जनरली जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंसी ज़्यादा रहती है, मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो पाता, तो वो भी टाइप 1 की कैटेगरी में लेटर ऑन दे फॉल इनटू दैट कैटेगरी। बट उससे पहले अगर हम डायबिटीज़ की जनरल बात करें तो दो ही टाइप की रहती है, टाइप 1 और टाइप 2 की डायबिटीज़। जी डॉक्टर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी इसका कारण क्या है, क्योंकि ये बहुत देखा जा रहा है आजकल, हर किसी को इस चीज़ की प्रॉब्लम है। कारण तो डायबिटीज़ का स्टिल एक मिस्ट्री बनी हुई है हर एक के लिए कि क्या कारण है। जनरली अगर किसी बीमारी का कारण पता होता है तो उसका निवारण या उसका ट्रीटमेंट करना आसान हो जाता है। तो जनरल कारण तो कोई नहीं है, बट परसीव्ड कारण जिसे कहा जा सकता है, कि हम सोचते हैं लोग, या आम तौर पे ये धारणा है डॉक्टरों के बीच में भी और नॉर्मल पब्लिक में भी, कि इसके कारण जनरली जो होते हैं टाइप 2 की कैटेगरी में, तो एज रिलेटेड एक कारण हो सकता है। एक आजकल जो स्ट्रेस की ज़िंदगी है, अमूमन जो लोग स्ट्रेस लेते हैं, वो एक सीडेंटरी लाइफ, मतलब कि बैठे रहना या जो भी काम है बैठा हुआ ही काम है। घर से गए तो गाड़ी में बैठ के चले गए, ऑफिस आए तो गाड़ी में ही आए, या फिर घर में बैठा खाना खाया और फिर सो भी गए, तो मतलब एक्सरसाइज का कहीं पे भी कोई टाइम नहीं रहा। लैक ऑफ एक्सरसाइज एक कारण ज़रूर है, प्लस आजकल खाने में भी एडल्ट्रेशन है तो वो है,
या फिर एक्सेसिव एंटीबायोटिक का प्रयोग करना। हमारे यहाँ पे एक ये भी धारणा होती है कि कैसे मान लीजिए किसी को जुकाम हुआ, खांसी हुआ तो तुरंत एंटीबायोटिक शुरू हो जाती है जी। ये पहले वो देखते नहीं है कि हाँ भाई अभी मतलब कि अगर कंट्रोल हो सकता है तो प्रेफर करें कि अगर रोका जा सकता है अपने आप को तो एंटीबायोटिक का सेवन कम करें। बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ जाहिर तौर पे, क्योंकि बच्चों में टाइप 1 की कैटेगरी में कई लोगों में ये देखा गया कि जैसे टाइफाइड हुआ, ज़्यादा हैवी डोजेज ऑफ आपने एंटीबायोटिक ले लिया तो उस ज़्यादा हैवी डोसेज से क्या होता है कि आपकी जो बॉडी के एंटीजेंस हैं वो एंटीबॉडीज़ इतने ज़्यादा बना देते हैं आपकी इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए कि वो इन्फेक्शन को तो मार देते हैं। मतलब टाइफाइड तो आपका कंट्रोल कर दिया उन्होंने, मगर वो इतने हार्मफुल हो जाते हैं कि वो बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स पे भी अटैक कर देते हैं जी। और इसी तरह से डायबिटीज़ में कैसे कि पेनक्रियाज जो हमारे ग्लैंड है उसके ऊपर इफेक्ट कर देते हैं और वो इफेक्ट करने से क्या होता है कि ये ऑर्गन के बीटा सेल्स जो है वो भी खराब हो जाते हैं, तो वो इस तरह से डेड हो जाते हैं, तो वो टाइप 1 की कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं पेशेंट्स। तो इन कुछ चीज़ों का परहेज कह लीजिए या ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि यही कारण भी हैं और यही निवारण भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक्सरसाइज करता है तो उसको अपने आप को रोक सकता है भाई कि हाँ डायबिटीज़ नहीं होएगी। और खाने में सावधानियाँ या साफ़ सफाई रखना वो भी एक ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आजकल मिलावट का ज़माना हो गया है तो वो मिलावट को देखना कि ठीक है हमें मिलावट भरा सामान तो सभी खा रहे हैं बट आप कम से कम खा रहे हैं। उसका तरीका यही है कि छील के खाएं जो भी खाना है, प्लस उबालें उसे या फिर कुछ समय तक ठंडे पानी में धोएं उसे या रख दें, तो वो एक सावधानी बरत सकते हैं हम खाने के रिलेशन में अगर हम बात करें। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा जो मेन कारण है वो तो यही है जो जनरली हर जगह चलते हैं कि स्ट्रेस या लैक ऑफ एक्सरसाइज कह लीजिए, या फिर जनरली कारण यही है कि मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट बन जाए। तो वो कुछ कारण हैं जो कि कॉजेटिव फैक्टर्स हैं जिनको वजह से डायबिटीज़ हो सकता है, ऐसा माना जाता है। जी, जिस तरह से आपने हमें बताया कि ये कारण हो सकते हैं डायबिटीज़ के, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किसी को कैसे पता चलेगा कि वो डायबिटीज़ से पीड़ित है। हाँ, ये आपने अच्छा प्रश्न किया। देखिए अगर डायबिटीज़ से कोई पेशेंट पीड़ित है तो सबसे पहला टेस्ट अगर मैं कहूँ तो उनको ये कराना चाहिए कि एक फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल या ब्लड ग्लूकोज का लेवल का टेस्ट कराएं। देखें कि या 70-110 के बीच में है तो इसका मतलब है कि वो नॉर्मल है। अगर 70-110 के ज़्यादा है तो इस डेफिनेटली वो पेशेंट जो है एक डायबिटिक पेशेंट है। इसके अलावा एक और टेस्ट है जिसका नाम है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। एक वो टेस्ट कराया जा सकता है जिसमें कि पहले फास्टिंग का ब्लड शुगर नापा जाता है, फिर 100 ml या 75 ग्राम आपको ग्लूकोज इनरिच कोई भी बेवरेज दिया जाता है। उसके बाद फिर 2 घंटे बाद चेक करते हैं। अगर तो वो पेशेंट 140 के बिलो उसका शुगर लेवल रहता है तो डेफिनेटली वो डायबिटिक नहीं है। अगर 140 से लेके 199 mg/dl तक उसका शुगर लेवल रहता है तो वो एक प्री डायबिटिक स्टेज पे है कि इसको पेशेंट को डायबिटीज़ हो सकती है आगे चल के। और अगर 200 से अबव है तो डेफिनेटली उसको डायबिटीज़ है, ये माना जाता है। तो ये 2 टेस्ट हैं जिनसे कि वो देख सकता है कि हाँ भाई इस पेशेंट को या कोई समझना चाहे या चेक कराना चाहे तो ये चेक करा सकता है कि मुझे शुगर है या नहीं है। जी, जैसे कि आपने हमें टेस्ट के बारे में बताया कि ये डायबिटीज़ के टेस्ट को अगर करवा लिया जाए तो पता चल जाएगा, मगर मैं अब आपसे सिम्टम्स के बारे में जानना चाहूँगी कि डायबिटीज़ के कोई सिम्टम्स हैं जिनसे पता चल सकता है कि डायबिटीज़ है हमें। हाँ बिल्कुल। देखिए सिम्टम्स इसमें सबसे बड़ा तो एक है कि अगर आपका 180 mg/dl मतलब कि 180 से ज़्यादा पीपी में खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला शुगर रहता है जी, या फास्टिंग में भी रहता है तो हमेशा आप देखेंगे कि यूरिनेशन के लिए वो बहुत जाएगा, रात के टाइम भी या दिन में भी, या फिर आप देखते हैं यूरिन किया किसी आदमी ने तो वहाँ पे चींटियाँ या जो एंट्स हैं वो सारी घूम रही हैं उसके आस पड़ोस में, तो वो डेफिनेटली ग्लूकोज उसके यूरिन से निकल रहा है। प्लस अगर उसको बार बार थकान, बहुत ज़्यादा थकान फील कर रहा है, प्लस सडन वेट लॉस भी हो रहा है उसका, तो वो भी एक कारण हो सकता है इसके अंदर कि हाँ भी इस पेशेंट को डायबिटीज़ हो सकती है। क्योंकि सडन वेट लॉस अचानक से कैसे हो रहा है, वीकनेस होगी, मुँह सूखना, थोड़ी थोड़ी देर बाद उसका मुँह सूखता है, ड्राइनेस आ जाती है मुंह के अंदर। मतलब बाहर तो जो ड्राइनेस है वो तो जनरली अगर वेदर के रिलेशन में ज़्यादा रहती है, मगर अंदरूनी उसका मुंह सूख रहा है, बार बार प्यास लग रही है या फिर थकावट है, तो ये कुछ छोटे मोटे से ही सिम्टम्स रहते हैं जनरली जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ भी ये पेशेंट के चांसेस हैं कि ये डायबिटिक हो सकता है, इसको डायबिटीज़ हो। जी डॉक्टर, जैसे कि आपने हमें बताया कि ये सिम्टम्स होते हैं कि थकान ज़्यादा होती है, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं वो जनरल दवाइयाँ लेते हैं, क्या उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स उन पर पड़ते हैं?
बिल्कुल, देखिए डायबिटीज़ इन जनरल ही इस तरह की बीमारी है जिसके अंदर की दूसरी बीमारियां पैदा होती चली जाती हैं जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है, कि उसको अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, शुगर लेवल्स का कंट्रोल नहीं है, तो डेफिनेटली किडनी फेलियर की कंडीशन बनेगी बनेगी, कि वो धीरे धीरे क्रॉनिक किडनी फेलियर का पेशेंट बनेगा। प्लस उसको न्यूरोपैथी, सुनपन जिसे हम कहते हैं, पैरों में सुनपन आ जाता है, उंगलियों की टिप्स पे आ जाता है, लॉस ऑफ लिबिडो भी कह सकते हैं, मतलब कि जिसको की इलास्टिसिटी नहीं रहती पेनिस में, एक वो भी एक परेशानी बनाता है डायबिटीज़। इसके अलावा डायबिटीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स आपको पता है, किडनी फेलियर के अलावा हाई ब्लड प्रेशर भी कई लोगों में पैदा हो जाता है उसकी दवाइयाँ खाने से, क्योंकि जनरल जितनी भी दवाइयाँ हैं, आप हम बात करें एलोपैथी एस्पेक्ट्स में डायबिटीज़ की, वो डेफिनेटली उनके साइड इफ़ेक्ट सबसे पहला यही होता है कि वाटर रिटेंशन, बॉडी में पानी का रोकना करती है वो। और जब बॉडी में पानी रुकेगा तो डेफिनेटली आपका ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि हमारे शरीर में लिक्विड का अमाउंट बढ़ेगा, तो लिक्विड किस तरह से प्रेजेंट होगा ब्लड के अंदर, अनटिल और अनलेस ब्लड नहीं होगा तो वो यूरिन के थ्रू निकल गया बाकी जो आपका लिक्विड था, क्योंकि पानी एज सच फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होगा, ब्लड के फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा, तो वो जो है डेफिनेटली क्या होगा कि उसमें भी शुगर बढ़ेगी। तो और उसके अलावा एक और चीज़ है कि आपकी आई साइट, रेटिनोपैथी डायबिटीज़ एक करता है, तो वो एक साइड इफ़ेक्ट पैदा होता ही होता है। दवाइयों से जो साइड इफ़ेक्ट अगर हम बात करते हैं तो जनरली अगर हम बात करें ग्लीकाजाइड की या ग्लिम्पेराइड की, इनसे जनरली अगर किसी की किडनी में पहले से ही खराबी है, शुगर की वजह से हुई हो चाहे किसी वजह से भी हुई हो, और वो अगर ग्लीकाजाइड ले रहा है या ग्लिम्पेराइड ले रहा है, तो उनके अंदर अगर क्रेटिनिन उनका 1.5 से ज़्यादा है तो वो दवाइयाँ उनके लिए और भी घातक साबित हो सकती हैं, कि उनकी किडनी फर्दर डाउन और डैमेज होएगी। उसके अलावा अगर हम मेटफॉर्मिन की बात करें तो मेटफॉर्मिन का भी ये सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है कि एक तो वो बॉडी के अंदर वेट बढ़ाता है, मतलब ओबेसिटी और पैदा करता है। ज़्यादातर आप देखेंगे तो डायबिटिक पेशेंट ओबेस तो वैसे ही होते हैं, प्लस वाटर रिटेंशन होगी तो शरीर में और वजन बढ़ेगा, बीपी भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर शरीर में पानी भरेगा जैसा मैंने आपको बताया, तो वो एक कारण साइड इफ़ेक्ट बनाएगा। इसके अलावा एक और सेकंड साइड इफ़ेक्ट अगर हम बात करें तो वो होता है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट का, कि पेशेंट को दर्द पेट में फील होता है, ये एक साइड इफ़ेक्ट है मेटफॉर्मिन का। अगर हम बात करें दूसरे सेट ऑफ मेडिसिन की, जैसे रोजीग्लिटाजोन है या पायोग्लिटाजोन है, ये कुछ दो सेट्स ऑफ मेडिसिन है जिसमें कि अब रोजीग्लिटाजोन तो बैन कर दी है गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स थे कि शुगर तो वो कम करती थी मगर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स के साथ। एक तो वाटर रिटेंशन की बात कर रहे थे, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट की बात कर रहे थे, ओबेसिटी को बढ़ावे की बात कर रहे थे, प्लस वो लिवर के अंदर इनसफिशिएंसी, मतलब लिवर की भी प्रॉब्लम बढ़ावा देती थी अगर किसी को लिवर थोड़ा सा डैमेज है, तो वो एक और हार्मफुल दवाई थी जिसको अभी बैन किया गवर्नमेंट ने। पायोग्लिटाजोन तो अभी चल रही है, उसके साइड इफेक्ट्स थोड़े से कम है एज कम्पेयर टू रोजीग्लिटाजोन के, मगर रोजीग्लिटाजोन भी बंद कर दिए गवर्नमेंट ने अब। इसके अलावा हम वोग्लीबॉस एक और सेट ऑफ मेडिसिन है जिसके एक और साइड इफेक्ट है कि डिस्कम्फर्ट वो पेट में करती करती। इसके अलावा अगर इसका क्रेटिनिन लेवल 2.5 से अबव है तो वो फर्दर डाउन किडनी की प्रॉब्लम को और बढ़ावा देती है, किडनी फेलियर जल्दी हो जाएगा। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स तो हो गए दवाइयों के। अगर हम बात करें यहाँ पे इंसुलिन के साइड इफेक्ट्स की, जो इंसुलिन के इंजेक्शन हम लेते हैं या पेशेंट लेते हैं, उन इंजेक्शन के सबसे बड़ा साइड इफेक्ट तो यही है कि अगेन वो ओबेसिटी को बढ़ावा देता है, वाटर रिटेंशन करता है जैसे सब करते हैं। इसके अलावा वो मेडिसिन से तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई वो मेडिसिन से बेटर रहता है कि इंसुलिन लो, क्योंकि मेडिसिन के ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं इंसुलिन से, मगर अगेन इंसुलिन पे एक बार चला जाता है आदमी तो इंसुलिन से भी हटना आसान नहीं है, तो वो और मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंसुलिन के और साइड इफ़ेक्ट्स की, तो उसमें सबसे बड़ा एक और साइड इफ़ेक्ट होता है कि जहाँ पे भी सबक्यूटेनियस फैट जो जहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाता है जनरली, वो फैट ख़त्म होना शुरू हो जाता है, खाल जो है पतली होती चली जाती है पेशेंट की, प्लस रैशेज़ या आप कह लीजिए खुजली फील करता है पेशेंट जहाँ पे वो इंजेक्शन लगाता है, वो चाहे वो इंसुलिन की इम्प्योरिटी से भी हो, क्योंकि अगर एडल्टरेटेड इंसुलिन जैसे बाज़ार में आपको पक्का तो है नहीं, आप जाएंगे केमिस्ट के पास आप लेंगे, आपको क्या पता कि वो सही है या गलत है, इंसुलिन नकली है या असली है। तो वो एक और है कि अगर इंसुलिन इम्प्योर होगा तो डेफिनेटली आपको जो है वहाँ पर हाइपरट्रॉफी या एट्रॉफी ऑफ लिपिड भी होएगा, मतलब सबक्यूटेनियस फैट का, कि या तो सूजन आ जाएगा या फिर वो कम हो जाएगा। तो इस तरह का इम्प्योरिटी का साइड इफ़ेक्ट है जो कि इंसुलिन के इंजेक्शंस बनाते हैं। प्लस
कई बीमारियों में ये और भी खतरनाक हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की किडनी फेलियर है, वो इंसुलिन तो ले रहा है, ठीक है, क्योंकि वो शुगर उसका कंट्रोल नहीं हो रहा था मेडिसिन से, मगर अगेन इंसुलिन वाटर रिटेंशन करता है, तो उसको अगर शुगर के साथ बीपी है तो वो किडनी में और फर्दर डाउन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये कुछ सेट्स ऑफ साइड इफेक्ट्स हैं जो कि इन मेडिसिन के और इंसुलिन इंजेक्शन के हैं, मगर क्या करें, पेशेंट को लेना पड़ता है क्योंकि और कोई चारा नहीं है पेशेंट के पास। ठीक है, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स तो हर चीज़ के होंगे, मगर ये चीज़ है कि अब मरता क्या ना करता वाली स्थिति होती है तो पेशेंट को दवाई लेनी ही पड़ती है। जी डॉक्टर हिमांशु, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हेल्थ मैक्स में डायबिटीज़ का उपचार क्या है? देखिए, इसमें अगर हम जनरल ट्रीटमेंट की बात करें तो जनरल ट्रीटमेंट तो जैसा मैंने आपको बताया कि मेडिसिन के थ्रू या इंसुलिन इंजेक्शंस के थ्रू लेते ही हैं लोग, मगर उन ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है जो हमने बताया, हमने बात करी इससे पहले भी कि साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं। प्लस एक और चीज़ है कि उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि शुगर आप सिर्फ कंट्रोल कर सकते हो, ठीक नहीं कर सकते। और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, दवाइयों से, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो एलोपैथी हो, किन्हीं भी दवाइयों से कभी भी शुगर ठीक नहीं हो सकता। जैसे लोग क्लेम कर देते हैं कि 10 दिन दवाई खाओ तो हमारी ठीक हो जाएगी शुगर, या 90 दिन दवाई खाने से शुगर ठीक हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। शुगर ऐसे ठीक कभी नहीं हो सकती दवाइयों से, सिर्फ केवल शुगर कंट्रोल तो ज़रूर हो सकती है एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, वो भी क्योंकि आप देखिए हर एक दवाई जब आती है ना उसका एक शेल्फ लाइफ होता है, 6 महीने वो काम करेगी, साल भर काम करेगी या 2 साल काम करेगी, फिर डॉक्टर शफल करता है, 2 ड्रग थेरेपी में चलता है। जैसे एक दवाई दे रहा था पहले, अब वो 2 दवाइयाँ दे रहा है, फिर 3 दवाइयाँ दे रहा है, या फिर 3 दवाइयों के साथ इंसुलिन ले रहा है। वो सब तामझाम के बाद वो कंट्रोल कर पा रहा है, उस बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहा। जहाँ तक बात है हेल्थ मैक्स क्लिनिक की, तो हमारे पास इसका बहुत सफलतम उपचार है, और ये आज से नहीं है, लगभग हम 20 ईयर्स की रिसर्च के बाद, लास्ट 10 ईयर्स से हम पेशेंट्स को, ये एक मशीन है जिसका नाम है डायबाट्रॉन, वो दे रहे हैं लोगों को। और डायबाट्रॉन एक इस तरह की मशीन है जिसकी यूज़ अगर कोई ईमानदारी से करता है, देखिए ऐसा होता है कि कई बार आदमी बात तो करता है कि भाई ये ट्रीटमेंट है हमारे पास, मगर हम यहाँ पे झूठा क्लेम नहीं कर रहे, और ना ही हम कोई नीम हकीम है या झूठे डॉक्टर वाली कहानी नहीं है। रियल डॉक्टर्स हैं सारे के सारे, कोई एक्टर्स नहीं है, और प्लस क्वालिफाइड डॉक्टर की टीम है हमारी। तो उनकी इतने 20 साल की रिसर्च के बाद हमने ये प्रोडक्ट मार्केट में कह लीजिए या पेशेंट्स को देना शुरू किया लास्ट 10 ईयर्स से, और उसके अंदर मैंने यही देखा है अब तक कि 100% हमारा रिजल्ट है। हाँ, उन लोगों में रिजल्ट बिल्कुल नहीं है जिन्होंने मशीन तो लेके गए मगर जो है लगाई नहीं या यूज़ नहीं किया उसे। तो अनटिल अनलेस आप पूरी तरह से उसको टाइम नहीं देंगे किसी भी ट्रीटमेंट को, या रेगुलरली उसे यूज़ नहीं करेंगे, जिस तरह से हमने बताया उस तरह से यूज़ नहीं करेंगे, तो डेफिनेट है कि आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। मगर जिन लोगों ने भी उसे यूज़ किया है, रेगुलरली लगाया है, डेली लगाया है, आई कैन डेफिनेटली एश्योर यू, और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, और कोई झूठा क्लेम नहीं कहूँगा या किसी भी पैथी की डिग्रेडेशन की बात नहीं कहूँगा, डेफिनेटली उनको फ़ायदा हुआ है। शुगर कंट्रोल तो हुई है, प्लस उसे लंबे समय तक यूज़ करने के बाद, मतलब कुछ समय, ज़्यादा लंबा समय भी नहीं कि 10 साल तक यूज़ करना है, 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने या साल भर यूज़ कर लिया, आपकी बीमारी हमेशा के लिए छूट जाएगी, मतलब छुट्टी हो जाएगी आपकी शुगर से, और प्लस उसके साइड इफ़ेक्ट से भी, जो दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स वो शुगर क्रिएट करने वाला था उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। अब रही बात डायबाट्रॉन क्या चीज़ है, देखिए तो डायबाट्रॉन एक इस तरह की मशीन है जिसके अंदर की इलेक्ट्रिक वेव्स निकलती हैं जो कि पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है। जहाँ तक की बात कर रहे हैं हम टाइप 2 की, जिसमें कि बीटा सेल्स जो हैं डेड नहीं होते हैं, सिर्फ वो जो कंसिस्टेंसी से, जिस कंसिस्टेंसी से एक नॉर्मल आदमी में इंसुलिन सिक्रीट हो रहा था, उस कंसिस्टेंसी से इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो पा रहा होता है, डैमेज हो जाते हैं बीटा सेल्स। तो उन डैमेज को एक तो वो अपने इलेक्ट्रिक वेव से, जो एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक वेव्स हमने बनाई है, इलेक्ट्रिक वेव्स बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में आती है, मगर डायबिटीज़ के लिए हमने एक स्पेसिफिक वेव फॉर्म बनाई है, जिस वेव फॉर्म के रेगुलर यूज से डेली, मतलब 2 टाइम जनरली पेशेंट को लगाना होता है, आधा घंटा सुबह में या आधा घंटा शाम में, तो उसके रेगुलर यूज से जो है उसका शुगर तो कंट्रोल होगा ही होगा, और जो उसके डैमेज हुआ है बीटा सेल्स, वो डैमेज भी रिपेयर होता रहेगा। अमूमन क्या होता है जब हम दवाइयों की बात करते हैं, तो दवाइयों से क्या होता है कि शुगर तो कंट्रोल हो जाता है, मगर जो डैमेज हुए हुए बीटा सेल्स है, टाइप 2 की बीमारी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, डायबिटीज़ की, वो बीटा सेल्स कभी भी कंट्रोल नहीं, मतलब डैमेज रिपेयर नहीं हो पाता। जबकि हमारी इस मशीन का रेगुलर यूज से उसका बीटा सेल्स भी रिपेयर हो जाएंगे जो डैमेज हुआ है उन पे, प्लस जो है शुगर तो कंट्रोल फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीक या फर्स्ट डे से कह लीजिए आपकी शुगर कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। और हम बताते भी हैं, जो हमारे पास पेशेंट्स क्लिनिक में आते हैं, हम उनका शुगर चेक करते हैं, मशीन लगाते हैं, फिर चेक करते हैं, तो नतीजा उनके सामने होता है कि 20 मिनट में किस हद तक जो उनकी शुगर थी
कितनी कम हो गई, मतलब वो कम 20 मिनट में ही हो जाती है। और हम जनरल पेशेंट्स को ये बोलते हैं अगर उनका शुगर लेवल ज़्यादा हाई नहीं है, मतलब थोड़ा सा हाई है, 200 के करीब है, 210 के करीब है, तो आधा घंटा लगाएं। अगर उनका बहुत ज़्यादा हाई रहता है, इंसुलिन डिपेंडेंट हुए हैं, होने वाले हैं या हो गए हैं, तो उनमें एक डिफरेंट सेट ऑफ मशीन आती है। वो मशीन भी डायबाट्रॉन ही है, डायबाट्रॉन प्लस कह सकते हैं हम उसे। उसके अंदर क्या होता है कि तो न्यूरोपैथी जनरली उन लोगों को हो जाती है, तो उसमें भी इफेक्टिवनेस रहती है उसकी, जो शुगर से इंड्यूस न्यूरोपैथी है, सुनपन जिसे हम अगर आम भाषा की मैं बात करूं, शुगर की वजह से जो सुनपन होता है उसको तो वो ठीक करती है। प्लस वो सुनपन के अलावा डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है, प्लस उसका जो बीटा सेल्स में डीएक्टिवेटेड बीटा सेल्स हैं उनको दोबारा से एक्टिवेट करती है, ताकि वो अगर दोबारा से एक्टिवेट होने शुरू होंगे तो वो इंसुलिन सिक्रीट करने लगेंगे। यहाँ पे अब हम बात करें टाइप 1 की, तो वो डैमेज तो ठीक हुआ टाइप 2 के अंदर, और बीटा सेल्स जो डेड हो चुके थे या डीएक्टिवेटेड थे उनको रीएक्टिवेट करती है अपनी वेव से। डीप वेव इंसर्शन रहती है उसके अंदर, डीप वेव अंदर जाती हैं, बीटा सेल्स को जो काम नहीं कर रहे हैं उनको दोबारा से रिजुविनेट करने की कोशिश करती है। तो जैसे जैसे वो रिजुविनेट होते जाते हैं वैसे वैसे बॉडी में वो इंसुलिन बनाते जाते हैं, और आउटर इंसुलिन जो एक्सटर्नली हम ले रहे होते हैं उसका यूज़ करना धीरे धीरे हम पेशेंट को बोलते हैं आप कम करते चलिए, और अल्टीमेटली वो इंसुलिन भी छूट जाता है और वो नॉर्मल हो जाता है। तो इसलिए मैं तो सबको यही सलाह दूंगा, 10 साल से हम दे रहे हैं और कोई प्रोडक्ट अगर 10 सालों से मार्केट में है तो डेफिनेटली उसका अगर इफेक्ट नहीं होगा तो वो इतने लंबे समय तक मार्केट में सस्टेन भी नहीं कर सकता, या फिर पेशेंट्स को अगर रिजल्ट ही नहीं दे रहा तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो डेफिनेटली मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ कि आप अगर डायबाट्रॉन को यूज़ करते हैं तो ये आप मान के चलिए कि शुगर तो आपको सिर्फ अखबारों में पढ़ने को मिलेगा, शरीर में ज़रूर दिखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। मतलब कहा जाता है कि शुगर खत्म नहीं होगा मगर इस प्रोसेस से खत्म हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई ईमानदारी से करे तो। अगर ईमानदारी से ना करे और उसको बस काम चलाओ सरकार वाला काम करे तो डेफिनेटली फिर वो किसी से भी खत्म नहीं होगा। जी दर्शकों, जैसे कि डॉक्टर हिमांशु ने हमें बताया कि डायबिटीज का उपचार है वो भी डायबाट्रॉन से, तो अगर आपको भी डायबाट्रॉन चाहिए तो आप सीधा संपर्क कर सकते हैं हेल्थ मैक्स क्लिनिक से, जिनका नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर, जैसे कि अब हम बात कर रहे थे कि डायबाट्रॉन से इस चीज़ का हल किया जा सकता है, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि डायबिटीज़ के बचाव के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, डायबिटीज़ के बचाव के लिए सबसे पहले तो अगर हम बात करें इनको रोगियों को प्री डायबिटिक स्टेज पे हैं तो पहले तो वो एक्सरसाइज करें, रेगुलर डाइट पे कंट्रोल करें, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट कंटेंट्स अगर वो मीठा ज़्यादा लेते हैं या स्टार्च प्रोडक्ट्स लेते हैं, राइस हो गया या कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो उनको जो है रोका जाए, एक्सरसाइज की जाए, टाइम से खाना खाया जाए, समय पे खाना खाया जाए, एक रेगुलर जो है दिनचर्या बना लें या फिर डेली रिजीम जो है वो उस तरह का बना लें जिससे कि एक रेगुलरिटी मेंटेन हो जाए बॉडी के अंदर भी और वैसे भी डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी। देखिए, एक्सरसाइज एक बहुत प्रमुख इसमें एक आप कह सकते हैं प्रिकॉशनरी मेजर है। इसके अलावा एक्सरसाइज करे, पेशेंट एक डेली रेजीम मेंटेन करे, प्रॉपर समय पे खाना खाए, और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट अगर प्री डायबिटिक स्टेज पे है, अगर तो वो नॉर्मल ही आदमी है तो उसको बस जनरल एक्सरसाइजेस करनी है, एक हाइजीन मेंटेन रखनी है और बीमारियों से फ्री रहना है बस, और डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस उसको कुछ नहीं है। अगर कोई आदमी एक्सरसाइज करता है सुबह शाम या एक टाइम तो करता ही करता है दिन में, स्वेट आउट करता है बॉडी को, तो डेफिनेटली उसको ये बीमारी एकदम से ग्रसित या फिर कभी भी ग्रसित नहीं करेगी। इसके अलावा अगर हम टिप्स की बात करें, जिनको प्री डायबिटिक की बात थी तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि जनरल एक्सरसाइज करे, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम ले और डेली रिजीम मेंटेन करे, हाइजीन मेंटेन करे, वो सब एक रिजीम को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई है, अब क्या क्या प्रिकॉशन उन्हें लेने हैं, तो सबसे बड़ा प्रिकॉशन तो ये है कि कार्बोहाइड्रेट तो वो ले ही ना, इसके अलावा नीम हकीमों से फिर दोबारा जैसे मैं हमेशा कहता हूँ उनसे बचें, जो क्लेम झूठे रहते हैं उनसे बचें कि 10 दिन में शुगर कंट्रोल या ठीक हो जाती है या 20 दिन में शुगर ठीक हो जाती है। हमेशा समय समय पे अपना शुगर लेवल चेक कराते रहें। हर 3 महीने बाद HbA1c एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट कराएं। 3 महीने की उसकी एवरेज शुगर पता चल जाती है आपको। अगर आप महीने में एक बार शुगर चेक कराते हैं तो उससे बेटर ये रहेगा कि वो तो आप जैसे करा रहे हैं वैसे कराते रहें, प्लस एक 3 महीने का एवरेज शुगर के लिए HbA1c का टेस्ट करवाएं। वो इसलिए ज़रूरी है कि मेंटेनेंस कितनी चल रही है हमारी, किस तरह का हम मेंटेन कर पा रहे हैं शुगर को।
तो वो एक बहुत अच्छा प्रिकॉशन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो खान पान में जनरल परहेज अगर नॉर्मली किसी शुगर पेशेंट को करने हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट्स अगेन और फैटी फूड, जैसे फैटी जितना भी ऑयली फूड है आपका या मिर्च मसालों का सेवन थोड़ा कम रखें। प्लस फ्रूट आइटम्स में भी जैसे कि ऑरेंजेस हो गए उनको अवॉइड करना है, उन्हें चीकू हो गया उनको अवॉइड करना है, पोमीग्रेनेट हो गया उसको अवॉइड करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करना है। प्लस एक्सरसाइज तो मस्ट है ही है उनके लिए भी, और हर एक आदमी के लिए एज ए इंडिविजुअल अगर हम एक्सरसाइज करते हैं सही समय पे और लाइफ लॉन्ग करेंगे तो हम फिट रहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि 60 साल का आदमी रनिंग करे बहुत तगड़ी, ब्रिस्क वॉक करे या नॉर्मल वॉक भी करे अगर वो समर्थ है उसको करने में तो डेफिनेटली करे, क्योंकि एक्सरसाइज से बेस्ट तो कोई भी आप बॉडी को कुछ नहीं देंगे। क्योंकि अगर बॉडी से हम चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं तो बॉडी को देना भी ज़रूरी है। तो बॉडी को सबसे ज़रूरी यही है कि वो एक्सरसाइज हो ताकि वो रिजुविनेट हो, टॉक्सिन फ्री रहे, ताकि हम स्वेटिंग से जितने टॉक्सिन है वो निकाल सकें और फिजिकली भी फिट रहें। तो अगर हम फिजिकली फिट रहेंगे तो डेफिनेटली हम इंटरनली भी फिट रहेंगे। जी डॉक्टर, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी डायबिटीज़ के बारे में। हमें आशा है कि हमारे जो दर्शक हैं उनको भी ये डायबिटीज़ के बारे में पता चलेगा और इसका वो सही तरीके से इलाज भी कर सकेंगे। डॉक्टर, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती वक्त निकाल के और डायबिटीज़ के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु जिन्होंने हमें जानकारी दी डायबिटीज़ के बारे में। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। नमस्कार। हेल्थ मैक्स क्लिनिक, हमारा पता है डॉक्टर राघव्स हेल्थ मैक्स क्लिनिक, B328 सेक्टर 8 द्वारका, न्यू दिल्ली 110077। हमारे फोन नंबर्स हैं 011-4527-2222 और 09873646272। हमारा ईमेल आईडी है healthmaxclinic@gmail.com।